वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदी मीडियम इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपका डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग की यूनिट 1। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट यूनिट इस वन शॉट में कवर होगी विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो AKTU में आपके हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, डेटा वेयर हाउस एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से हर साल देखने को क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल क्या होता है, और उसमें 3 तरह के स्कीमा पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा होता है, स्टार स्कीमा, स्नो फ्लास्क स्कीमा और फैक्ट कंसल्टेशन स्कीमा। ठीक है, आपका तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा वो मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर एंड इसका मैपिंग करवाता है आपको डेटा वेयर हाउस में। ठीक है, तो वो आपका तीसरा क्वेश्चन बनता है। चौथा क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये 3 जो हैं इन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और जो ये नीचे वाले हैं मैंने तो सारा कुछ यूनिट 1 में आपका कवर किया है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कोड है, 3 सब्जेक्ट कोड मेरे को देखने को मिले सेम आपके सब्जेक्ट के, तो यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे। अब पहला टॉपिक कुछ इस तरीके से है हमारा, डेटा वेयर हाउस क्या होता है। तो डेटा वेयर हाउस आप लोग रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से समझाता हूँ कि डेटा वेयर हाउस एक स्टोरेज सिस्टम होता है, लाइक कैसे, गोडाउन की तरह। ठीक है, एक गोडाउन की तरह होता है, जैसे गोडाउन में किसी कंपनी का, जैसे कोई दुकान है किराने की। ठीक है, तो जो दुकान है आपकी वो क्या होगी, डेटाबेस होगी। ठीक है, डेटाबेस आपका दुकान हो गई जिस पे डेली आप कुछ खरीदते हो, कुछ उसमें से लेन देन करते हो, मतलब डेली उस पर कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन हो रही है। ट्रांजेक्शन आपको DBMS मैंने पढ़ाया था तो बताया था क्या होती है, जो प्रोसेसेस होती हैं जो एक साथ परफॉर्म होती हैं या एक साथ नहीं परफॉर्म होती हैं। तो अभी इस पे ही कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं कि वो डेटाबेस क्या था, दुकान थी। ठीक है, लेकिन आपका उस दुकान का कहीं ना कहीं उसका गोडाउन भी होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका गोडाउन भी होगा जिसमें बहुत मतलब डेटा, बहुत सारा डेटा आपका स्टोर रहेगा। और उस डेटा में आपका क्या क्या रहेगा, कुछ सर्दी के आइटम रहेंगे, कुछ गर्मी के आइटम रहेंगे, कुछ होली पे के आइटम रहेंगे जो उस वेयर हाउस में आपका स्टोर, मतलब गोडाउन में आपका स्टोर रहेंगे दुकान के। ठीक है, तो उनका यूज हम क्या करते हैं कि ये गोडाउन की तरह होता है, और इसका यूज क्या करते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा, मतलब बहुत सारे डेटा को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करने के लिए यूज होता है। किस लिए यूज होता है कि डेटा आपका था। ठीक है, डेटाबेस क्या कर रहे थे कि डेली जिसमें कुछ ना कुछ लेन देन हो रहा है उसको स्टोर कर रहे थे। ठीक है, लेकिन डेटा वेयर हाउस क्या कर रहा है, ये गोडाउन की तरह है, ये पूरा उसमें स्टोर कर रहा है बहुत सालों का डेटा। ठीक है, और इसके फ़ायदा क्या है इसमें स्टोर करने का आपका डेटा, तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर उस कंपनी दुकान का मालिक चाहे तो उसमें से पता लगवा सकता है कि हाँ सर्दियों का माल कितना बचा है, या पिछली बार सर्दियों का इतना माल था तो इतना बिक गया तो कितना फ़ायदा हुआ, और इस साल उसके हिसाब से मुझे कितना माल खरीदना चाहिए सर्दियों वाला। ठीक है, या फिर होली पे आपका दिवाली आता है, दिवाली पे मान लेते हैं कि उसने वो पेंटिंग की, मतलब चूना और पेंटिंग का सामान रखा था दुकान में। ठीक है, उसने पिछले 10 सालों का मतलब रिकॉर्ड है उसके पास, और वेयर हाउस में आपका डेटा ये उस चीज़ के रिकॉर्ड को ही रखता है, याद रखना। ठीक है, मतलब रिकॉर्ड डेटा रख रहा है, डेटा या नहीं उसका रिकॉर्ड कि कितना आपका आइटम बिका, कितना बचा, कितना नहीं बचा, कितना क्या हुआ, तो ये उस चीज़ का हिसाब रखता है। ठीक है, और बिल्कुल 10 15 20 साल तक का पुराना हिस्टोरिकल डेटा स्टोर करके रखता है। और उसका यूज क्या होता है कि अब कंपनी के, मतलब जो दुकान का मालिक है वो सोचेगा कि अब इस साल मैं कितना मंगाऊं, कितना माल मुझे मंगाना चाहिए बेचने के लिए मार्केट में। ठीक है, तो वो उसी इस जो डेटा वेयर हाउस में आपका डेटा पड़ा हुआ है, जो लिखा हुआ है या जो भी है, मतलब आपका रखा हुआ है कि कितना पिछली बार बिका था, उससे पिछली बार कितना बिका था, दिवाली में उससे पिछली बार कितना बिका था, तो उसी चीज़ को ये स्टोर करके उसका डेटा रखा हुआ है। अब दुकान का मालिक चाह रहा है कि इस बार कितना मंगाऊं मैं, कि इस बार मेरा कितना है, तो वो पुराने वाले डेटा को एनालाइज करेगा। ठीक है, जो पुराने टाइम का जितना बेच रखा है उसको एनालाइज करेगा उस डेटा को, और सोचेगा कि अच्छा इस साल इतना बिका था, इस साल इतना बिका था, हाँ हर साल मतलब दो दो मान लेते हैं 500 किलो या कुछ ऐसा डेटा लेते हैं कि हर साल इतना बिक रहा है, तो मैं इस साल भी इतना मंगा लेता हूँ, मेरा आराम से बिक जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका डेटा वेयर हाउस का मेन, वो क्या मेन वर्क क्या होता है कि ये एनालाइज करता है, क्या करता है, डेटा को आपका एनालाइज करता है। ठीक है, एनालाइज, डेटा को एनालाइज करता है और रिपोर्ट बनवाता है। ठीक है, रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट बनवाता है, आपका हिस्टोरिकल डेटा को सेव करता है, हिस्टोरिकल डेटा
स्टोर। आपके इसमें डेटा वेयर हाउस में आपके डेटा कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, मल्टीपल रिसोर्स, मल्टीपल जगहों से आपके इसमें डेटा आ सकते हैं, ठीक है। तो ये किस लिए यूज होता है, एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि डेटा को मतलब डेटा के जो डेटा है उसका बैग जितने साल मतलब बहुत पुराने हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये डेटा इट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस लाइक डेटाबेस फाइल्स एंड एप्लीकेशन। मतलब हर जगह से आपका डेटा जहाँ से जितना आता है उस चीज़ को स्टोर करता है। मान लेते हैं आपका गोडाउन का दुकान का सिस्टम था, तो वो देख रहा है कि मैं हाँ इस ब्रांड से मैंने इतना प्रोडक्ट लिया था, ठीक है, दूसरे वाले ब्रांड से मैंने इतना प्रोडक्ट लिया था, मतलब डिफरेंट रिसोर्सेज से वो आपका सामान लिया था, ठीक है। और क्या लिया था कि कुछ और लिया था, ठीक है। तो वैसे ही इट कलेक्ट्स अप फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस लाइक डेटाबेस फाइल एंड एप्लीकेशन। मतलब मल्टीपल जगह से डेटा वेयर हाउस में आपके डेटा आते हैं और उस पर डेटा पे क्या होता है, कुछ प्रोसेस होते हैं, उसको क्लीन किया जाता है और स्टोर किया जाता है। ऐसे ही तो नहीं कर देगा ना, जैसे बहुत सारा डेटा दिया किसी ने, मान लेते हैं किसी ने डायरी में पूरा लिख के दे दिया, एक ही चीज़ को 10 बार लिखा है उसने और बोल दिया कि ये लो अपने जो गोडाउन का मालिक था, जो मान लेते हैं उसका अकाउंटेंट होगा गोडाउन का, जो डेटा मतलब लिखता होगा, उसको दे दिया, उसने पूरा ही छाप दिया। उसमें मान लेते हैं एक ही चीज़ लिखा होगा कि 2022 में इतने रुपए का सामान बिका था, फिर एक और चीज़ लिखा होगा 2022 में भी सेम वही लाइन दोबारा लिखी होगी। तो वो क्या करते हैं, डेटा वेयर हाउस का मतलब कुछ रूल्स होते हैं, डेटा को पहले आपका रिफाइन किया जाता है, मतलब उसको सूटेबल नॉर्मलाइज किया जाता है, मतलब डुप्लीकेट डेटा को हटाया जाता है, बिल्कुल जो ज़रूरी होगा वही स्टोर करेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा स्टोर करना पड़ेगा, इसी वजह से इसको अच्छे से हमें स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। डुप्लीकेट डेटा भी नहीं स्टोर करना होता। तो एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। A data warehouse is a large storage system used to keep historical data, collect data from different sources like database and file application, ठीक है। कलेक्ट करता है डिफरेंट रिसोर्सेज से आपका क्या डेटा, ठीक है, और उसे स्टोर कर देता है, ठीक है। डाटा इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज वे। स्ट्रक्चर में आपका लाइन बाय लाइन, मतलब वो जो आपका गोडाउन का मालिक था वो आपका डायरी में मान लेते हैं डेटा नोट कर रहा है, तो वो लाइन बाय लाइन करेगा और हर पेज का अलग, जैसे दिवाली का सामान का अलग पेज पे बनाएगा, होली के सामान का अलग पेज पे रिकॉर्ड करेगा हर साल का, ठीक है। तो उसको स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज वे में डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। इट मेनली यूज्ड फॉर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। मैंने बताया कि जब उसको इन फ्यूचर इस साल उसे दिवाली पे कुछ सामान बेचना है तो वो कितना माल मंगाए, ठीक है, तो वो एनालाइज करेगा और डिसीजन लेगा, ठीक है। किस लिए यूज हो रहा है डेटा वेयर हाउस का, कि डिसीजन मेकिंग और एनालाइजिंग के लिए, ठीक है। नॉट डेली ट्रांजेक्शन, मतलब जो डेली आपका दुकान पे सामान लेन देन हो रहा है उसके लिए नहीं होगा, जो आपका लॉन्ग टर्म में दुकान पे, मतलब वो आपका रिपोर्ट सब कुछ डेटा स्टोर है, उसमें सोच रहा है कि हाँ मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए यूज होगा। डेली ट्रांजेक्शन, जैसे कि दुकान पे कोई आ रहा है 10 किलो चावल दे दो, तो वो दुकान का मतलब मालिक है वो अलग ही लिख रहा है और लेन देन कर रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो डेटा वेयर हाउस में जो लंबी लंबी मतलब लॉन्ग टर्म वाली डेटा उसे स्टोर किया जाता है, ठीक है। वी कैन ओनली रीड डेटा फ्रॉम डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस से हम रीड कर सकते हैं डेटा को, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि इट हेल्प्स कंपैरिजन, ठीक है। ये क्या है, अच्छा, इट हेल्प कंपनीज टू फाइंड पैटर्न ट्रेंड एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। ये कंपनीज को हेल्प करता है कि कुछ पैटर्न फाइंड करने में, मतलब हमारा इस साल इतना बिका था, फिर सर्दी आते आते तक डाउन हो गया सेल, फिर वो दिसंबर में और हाई चला गया, फिर और कम हो गया, फिर हाई हो गया। तो वो पैटर्न जो मिल रहा है कि इतने साल में ऐसे ऐसे बढ़ रहा है आपका डेटा, इतना साल पे बिक्री दिवाली पे बढ़ जा रही है, मान लेते हैं कोई कंपनी है फ्लिपकार्ट, उसकी दिवाली पे सेल में ऑफर दे रहे हैं तो बढ़ जा रही है, फिर घट जा रही है, फिर 26 जनवरी पे फिर बढ़ रही है, फिर कम हो जा रही है। तो वैसे ये पैटर्न ढूंढता है, ठीक है। डेटा यूजली क्लीन्ड एंड प्रोसेस बिफोर स्टोरिंग, ठीक है। डेटा को क्या किया जाता है, वही मैंने बताया कि डेटा डुप्लीकेट डेटा आता है, ठीक है। डुप्लीकेट डेटा भी आ सकता है, बहुत सारा कुछ डेटा अलग अलग टाइप का आ सकता है, कुछ इनकरेक्ट डेटा भी आएगा, तो उसको क्लीन्ड और प्रोसेस किया जाता है बिफोर स्टोर करने से पहले, ठीक है। इट सपोर्ट बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, ठीक है। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल कैसे होते हैं आपके, पावर बीआई होता है जिसपे आप लोग मतलब एक्सेल भी हो सकता है, जिसपे आप लोग सिंपली वो देखा होगा कुछ चार्ट फॉर्म का, इस फॉर्म में ऐसे ऐसे जो बढ़ता है दिखाते हैं, ठीक है, कि इतना हमारा पैसा इस साल कमाई हुआ है, इतना नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, एक कॉपी पे मुझे मिल गया मतलब, तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है ना डेटा,
ऐसे फॉर्म में मतलब डेटा को आपका पैटर्न ढूंढता है, ठीक है। और ये पावर बीआई ऐसे ही फॉर्म में मतलब इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाता है। तो इसी को मतलब इन सब का वर्क आपका ये इंटेलिजेंस टूल के लिए यूज किया जाता है डेटाबेस का, ठीक है, डेटा वेयर हाउस का, ठीक है। क्वेरीज रन्स फास्टर बिकॉज डेटा इज ऑलरेडी समराइज। डेटा इसमें हम कैसे स्टोर कर रहे थे कि हर पेज पे अलग अलग डेटा, सर्दी का आइटम यहाँ पे लिख रहे थे, फिर गर्मी का आइटम इस पे लिख रहे थे, मतलब इस वेयर हाउस में। रियल वर्ल्ड का एग्जांपल ले तो किताब है, ठीक है, इस पे यहाँ पे लिख दिया, दिवाली का आइटम इधर लिख दिया, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, वेयर हाउस में हम लोग भी समराइज वे में लिखते हैं। उसमें कैसे लिखते हैं आगे चल के बात करते हैं। एक क्यूब टाइप का होता है, मल्टी डायमेंशन में डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका डेटा वेयर हाउस हो गया। अब आपका फीचर क्या क्या होता है डेटा वेयर हाउस का, तो डेटा वेयर हाउस का आपका फीचर होता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। फोकस ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइक सेल्स और कस्टमर, ठीक है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइक सेल्स और मतलब एक चीज़ पे ये फोकस करके आपका डेटा एनालाइज करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि एग्जाम्पल चलते हैं कि आपका ये मतलब कि जैसे कि मेरे पास मल्टीपल चीज़ें हैं कि जो कुछ ऐसा लेते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे कि एक दुकान है, ठीक है, किसका, डी मार्ट है, आपका डी मार्ट है, ठीक है। आपके इंडिया में बहुत सारे डी मार्ट के स्टोर हैं, ठीक है। स्टोर आपके बहुत सारे हैं। वो क्या करेंगे, अलग अलग सोर्सेज से आपका डेटा लेंगे, ठीक है। आपका अलग अलग सोर्सेज से डेटा लेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, क्लीन करके आपका डेटा वेयर हाउस में रख देंगे, ठीक है। डेटा वेयर हाउस में रख दिया। अब यहाँ पे लिखा है वो फोकस ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लाइक सेल्स और कस्टमर, ठीक है। अब इसमें मतलब वो डेटा क्या होगा कि इतने कस्टमर ने इतने रुपए की सेल हुई, या इतने कस्टमर ने आज हमारे डेटा डी मार्ट पे विजिट किया, या इतने कस्टमर नहीं आए पिछले साल से। तो वो स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब जैसे कि इसका मालिक बोलेगा कि मुझे इतना बताओ कि आज सेल कितनी हुई, तो वो सेल एक स्पेसिफिक चीज़ हो गया, ठीक है, एक सिंगल चीज़ हो गया। अब सेल के अकॉर्डिंग ये बीआई टूल से आपका डेटा वेयर हाउस की हेल्प से आपका डिज़ाइन बन जाएगा, पैटर्न बन जाएगा कि कितनी सेल हुई, ठीक है। अगर वो पूछता है कि मेरे को बताओ कि कस्टमर कितने आए, तो कस्टमर के हिसाब से ये चीज़ आपका अपडेट हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, फोकस ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब एक चीज़ पे भी ये फोकस कर सकते, मतलब एक चीज़ को पकड़ के उसका रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, इंटीग्रेटेड, ठीक है, डेटा फ्रॉम मेनी सोर्सेस इज कंबाइंड, ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब कंबाइन हो गया, बहुत सारे डेटा से सोर्स से आए और आपका कंबाइन हो गया, ठीक है। टाइम वेरिएंट हो गया आपका, स्टोर डेटा फॉर मेनी ईयर्स। टाइम वेरिएंट मतलब कि बहुत सालों के लिए आपका डेटा स्टोर रहता है, ताकि आपका फ्यूचर में जब भी कुछ डिसीजन लेना हो या एनालाइज करना हो कि हाँ कितना क्या करना चाहिए, तो वो आसानी से कर सके। नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब इसमें जो डेटा स्टोर कर देंगे तो वो आपका डेटा मतलब नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो भूल ना पाए, ठीक है, या जिसे मतलब जैसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम, ठीक है। तो वो एक बार लिख देते हो तो उसे डिलीट करना मतलब मुश्किल होता है, नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है नॉन वोलेटाइल। डेटा डज नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली, मतलब जल्दी जल्दी डेटा इसमें चेंज नहीं होता, एक बार स्टोर हो गया तो वो अब बहुत सालों के लिए वैसे ही रहेगा और वो फ्यूचर में डिसीजन लेने के लिए काम आएगा। हिस्टोरिकल डेटा, वही चीज़ लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल डेटा के लिए यूज होता है। आप लोग ऐसा डायग्राम बना सकते हो, नहीं तो एक और डायग्राम है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोग अगर कंपोनेंट के नाम से आता है तब तो इसे बना सकते हो, अगर दोनों में से कोई सा भी बना सकते हो। थोड़ा सा मैंने आसानी के लिए लिख दिया, जैसे कि कई लोगों को याद नहीं होता है जैसे डायग्राम, तो वो वाला बना सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वाला भी सेम वही है, ठीक है। तो अब इसके कंपोनेंट पे बात करते हैं, कंपोनेंट एंड आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस का हमने देख लिया क्या होता है कि मल्टीपल डेटा जगह से डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। मल्टीपल जगह से इसने डेटा स्टोर किया। रियल वर्ल्ड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अभी दुकान का लिया था, अब हम लोग ले लेते हैं डी मार्ट का भी लिया था, तो डी मार्ट का ही ले लेते हैं कि डी मार्ट का बहुत सारे स्टोर है, ठीक है। वहाँ से बहुत सारे स्टोर से आपका डेटा, मतलब जैसे मुंबई में कुछ स्टोर होंगे, कुछ दिल्ली में होंगे, कुछ आपके कहीं और होंगे, कुछ बेंगलोर में होंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपका लोग खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है, खरीदारी की है, तो यहाँ से डेटा जो बन के आया वो ईटीएल के अंदर आया। ईटीएल उसको प्रोसेसिंग करेगा, मतलब रिफाइनिंग करेगा, कुछ उसमें डुप्लीकेट डेटा होगा, कुछ दिक्कत होगा, तो वो क्या करेगा कि इसको प्रोसेस करके डेटा वेयर हाउस में स्टोर कर देगा। और लास्ट में आपका क्या होगा, जब फ्यूचर में मान लेते हैं डी मार्ट के मालिक ने बोला कि हाँ मुझे ये बताओ कि ये इस साल मतलब कितने बच्चों के प्रोडक्ट बिकते हैं डी मार्ट के अंदर, ठीक है। तो वो जो इसमें बच्चों के प्रोडक्ट का वाला डेटा होगा वो आपका
पावर BI टूल या प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, मतलब जो आपका स्क्रीन पे दिखाया गया था, जो मैं ये दिखाया था, तो इस तरीके से एक्सेल पे फॉर्म बना दिया या कहीं कुछ बना दिया, तो उस तरीके से रिपोर्ट बनाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका पूरा आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, ये आपके मल्टीपल डेटा सोर्सेस हो गए। ये ये वो एरिया होता है जहाँ डेटा को क्लीन किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है काम की चीज़, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, मतलब काम की चीज़ें निकालना डेटा में से, फिर उसमें से ट्रांसफॉर्म मतलब उसके अगर कुछ उसमें चेंजिंग करना होगा, बदलना होगा, बदल देगा। फिर आपका ये एल से आता है लोडिंग, मतलब लोड किया जाता है आपका डेटा वेयर हाउस में लोड। ठीक है, तो ये आपका पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया डेटाबेस का, या कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस या आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल रहा, तो डेटा वेयर हाउस का। ठीक है, अब इस चीज़ को ही आपका यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, डेटा सोर्सेज क्या होता है, दीज आर दी ओरिजिनल सिस्टम वेयर डेटा इज जनरेटेड। ठीक है, डेटा जहाँ से जनरेट होता है वो आपके ये ओरिजिनल सिस्टम होते हैं। एग्जाम्पल आपका हो गया ऑपरेशनल सिस्टम, सोशल मीडिया, CRM, ERP सिस्टम, SQL, नो SQL, फ्लैट फाइल्स, CSV, एक्सेल, टेक्स्ट फाइल, ETC। जैसे कि आपका AKTU का ही ले लेते हैं एग्जांपल, कि AKTU में मान लेते हैं कोई ERP पे लॉगिन किया तो उसका डेटा चला गया, कुछ सोशल मीडिया से AKTU कुछ डेटा लेगी तो उसका अपना डेटा में स्टोर कर लेगी, कुछ कॉलेज से क्यूरी जाएंगी तो उसका स्टोर कर लेंगी, कुछ कॉलेज द्वारा आपकी AKTU को कुछ फाइल भेजी जाएंगी कि सबमिट एक्सेल की फॉर्म में, तो वो स्टोर कर लेगी। तो ये सब डेटा वेयर हाउस में, मतलब डेटा बेस में तो स्टोर करेंगे, फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपका डेटा वेयर हाउस में स्टोर करेंगे, ताकि आपके फ्यूचर में आपका क्या ले सकें, डिसीजन ले सकें, कुछ काम करना होगा तो। ठीक है, आपका स्टेजिंग एरिया हो गया ये। ठीक है, स्टेजिंग एरिया क्या होता है, टेम्पररी स्टोरेज एरिया फॉर इनकमिंग डेटा। जो आपका ये स्टेजिंग एरिया होता है, ठीक है, ये स्टेजिंग एरिया यहाँ पे बना सकते हो। ETL यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस में, मतलब ETL यहाँ पे भी बना सकते हो, इसमें भी बना सकते हो। ज़्यादातर ये दिया नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ पे ETL ही दिया होता है, नहीं तो आप ये स्टेजिंग एरिया ये हो गया, फिर इस फॉर्म में यहाँ पे आपका ETL, मतलब इसके बाद इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ETL होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मतलब उसका नाम ये एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, तो वो एक्सट्रैक्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, लोड करता है। तो स्टेजिंग एरिया देखते हैं, टेम्पररी स्टोर एरिया इनकमिंग डेटा। ठीक है, जो डेटा इनकमिंग आ रहे हैं यहाँ के लिए, तो उनके लिए टेम्पररी स्टोरेज होता है, एरिया होता है। डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस इज कलेक्टेड है, डेटा जो बहुत सारे सोर्सेज से आ रहे हैं आपके, वो यहाँ पे कलेक्ट होंगे। ठीक है, यूज्ड बिफोर लोडिंग डेटा इनटू वेयर हाउस। ठीक है, बिफोर डेटा इसमें लोड होने से पहले आपका यहाँ पे यूज किया जाता है। इसका हेल्प्स इन डेटा क्लीनिंग, डेटा वैलिडेशन एंड रिमूविंग डुप्लीकेट। ठीक है, नो एंड यूजर एक्सेस दिस एरिया, कोई भी मतलब यूजर जो एंड यूजर होगा वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। एंड यूजर मतलब जैसे कि हम लोग इसको नहीं देख सकते, कोई उसका मालिक भी नहीं देख सकता इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेजिंग एरिया। ETL क्या होता है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट मतलब डेटा टेकन फ्रॉम द सोर्स, ट्रांसफॉर्म मतलब डाटा इज क्लीन्ड, फॉर्मेट इज चेंज, या बिजनेस रूल्ड आर अप्लाइड, मतलब जो भी हमें रूल लगाना हो, कि मुझे मान लेते हैं बच्चों का वैसा डेटा बताओ, मतलब ये तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए डेटा इज क्लीन्ड, मतलब डेटा हमारा आता है मल्टीपल सोर्स से, तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो उसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसमें क्या किया जाता है, कुछ ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कुछ रूल्स अप्लाई किए जाते हैं जो हमें डेटा चाहिए होगा, और फिर लोड कर दिया जाता है आपका कहाँ, वेयर हाउस में फाइनली। ठीक है, ETL इंश्योर क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका स्टेप कौन सा होगा, स्टोरेज लेयर। दिस इज द कोर पार्ट ऑफ डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर। ठीक है, स्टोरेज लेयर आपका ये वाला था, जो बीच वाला था, ये आपका स्टोरेज लेयर हो गया। ठीक है, अब इसमें आपके तीन उसमें बटा हुआ है। ठीक है, डेटा वेयर हाउस, डेटा मार्ट्स एंड मेटा डेटा मैनेजर। ठीक है, डेटा वेयर हाउस क्या होता है, सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर इंटीग्रेटेड डेटा, जो डाटा कलेक्ट हुए हैं उनके लिए सेंट्रल रिपोजिटरी, मतलब स्टोर करने के लिए ये होता है। ठीक है, स्टोर हिस्टोरिकल डेटा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल, जो हमने यहाँ पे पीछे देखा था इतने में, वही सारी चीज़ें आप लोग डेटा वेयर हाउस में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
ऑप्टिमाइज यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइज एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, जो फ्यूचर में हमें रिपोर्ट बनाना है या कुछ डिसीजन लेना है उनके लिए ऑप्टिमाइज मतलब जो अच्छा जो सबसे बेस्ट होता है उसे ऑप्टिमल या ऑप्टिमाइज बोलते हैं, तो उसके लिए ठीक है यूज किया जाता है। डेटा मार्ट्स सबसेट ऑफ डेटा वेयर हाउस। डेटा मार्ट्स क्या होते हैं? सबसेट, जैसे आपका पूरा इतना बड़ा डेटा है, ठीक है, उसके अंदर हम छोटे छोटे पार्ट बना देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? आपका सबसेट हो जाएंगे उनके डेटा वेयर हाउस का, बड़े वाले का, तो वो डेटा मार्ट्स कहलाता है। ठीक है, डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट लाइक सेल्स, फाइनेंस, एचआर। जैसे एक कंपनी है, जियो की कंपनी है, ठीक है, उसमें कुछ सेल्स से रिलेटेड काम होता होगा, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड काम होता होगा, कुछ आपका रिलायंस का ऑयल भी आता है उससे रिलेटेड काम होता होगा, कुछ आपका रिलायंस का मतलब सिम भी आता है तो उससे रिलेटेड काम होता होगा। तो ये क्या करेगा? अलग अलग वेयर मतलब एक सेंटर वेयर हाउस है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बना देगा, वही आपका डेटा मार्ट हो जाएंगे जो अलग अलग डिपार्टमेंट को आपका डिज़ाइन किए रहेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडल करेंगे और फास्ट एक्सेस डिपार्टमेंट लेवल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड का एग्जांपल वही है जियो की कंपनी, कि वो जियो आपके रिलायंस मतलब सिम में भी खेलती है, आपका फाइनेंस में भी खेलती है, और आपका वो इंडियन मतलब रिलायंस ऑयल तेल में भी खेलती है, और आपका गैस में भी खेलती है, बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपका सब चीज़ हो गया। ठीक है, मेटा डेटा मैनेजर कौन होता है? स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा। ठीक है, इट इंक्लूड डेटा डेफिनेशन, सोर्स, डिटेल, ट्रांसफॉर्मेशन रूल, हेल्प्स यूजर टू अंडरस्टैंड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आप लिखना हो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप एपीआई एसक्यूएल एक्सेस, जो यहाँ से एपीआई या एसक्यूएल एक्सेस मतलब ये सारा यूज हो रहा है, तो इसको आप देख लेते हैं। तो सिंपली मैं बता देता हूँ कि क्या आपको इतना जो मैंने पढ़ा रहा हूँ, इतना थ्योरी लिखी है मैंने, खुद लिख दी है, तो इतना ज़रूरी है कि ट्यूब में? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, ये ज़्यादा आपको इस पर फोकस करना है। दूसरा, आपको यहाँ पे ये कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं और ये तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना के लिख लोगे। आपको मतलब इसको एक्सप्लेन कर देना, इसको एक्सप्लेन कर देना, इसको और इसको लास्ट में, मतलब ज़्यादा इतना बड़ा मैंने लिख दिया है, पर आप लोग इतना बड़ा नहीं लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना एक बार, जल्दी जल्दी अब डिसीजन हम लोग आगे, मतलब मैंने बता ही दिया कि ये भी रिपोर्ट बनाने के लिए लास्ट वाला यूज होता है, ये आपका जिसके थ्रू आपका दोनों इंटरेक्ट करेंगे ये कुछ होगा। ठीक है, अब बिल्डिंग अ डेटा वेयर हाउस। ठीक है, मतलब डेटा वेयर हाउस बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे बनता है, तो उसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या आपका रिक्वायरमेंट है, मतलब रिक्वायरमेंट किसी चीज़ को भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया कि 3 4 5 6 मतलब 4 5 वो होते हैं स्टेप। पहला आपका प्रॉब्लम को समझा जाता है, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, एनालिसिस किया जाता है। फिर उसको डेटा सोर्स आइडेंटिफिकेशन, मतलब किस चीज़ की डेटा की जरूरत पड़ रही है वो किया जाता है। फिर मतलब ये तो डेटा वेयर हाउस का हो गया, उसका सिंपल बता देता हूँ कि सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन आपको बनानी होगी या कुछ करना होगा तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम देखोगे, फिर उसको में क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है वो देखोगे, फिर उस चीज़ों को कलेक्ट करोगे, फिर वो जो बनाना होगा उसका प्लान बनाओगे, फिर उसको बनाना चालू करोगे, बनाने के बाद आप उसको टेस्ट करोगे और फिर लास्ट में आप लोग उसे डिप्लॉय कर दोगे। तो ये कुछ किसी भी काम को करने के स्टेप होते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बिल्डिंग और डेटा वेयर हाउस में क्या क्या है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, समझ गए कि क्या जरूरत है हमें। फिर आपका दूसरा क्या है, डेटा सोर्स इन आइडेंटिफिकेशन, डेटा को सोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ईटीएल प्रोसेस डिजाइन, मतलब जो हमारा जो गड़बड़ डेटा था उसको मतलब वो करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, क्लीन करने के लिए ईटीएल प्रोसेस का डिज़ाइन करेंगे। फिर वेयर हाउस डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे। फिर आपका टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट कर देंगे, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट मतलब टेस्ट करेंगे फिर डिप्लॉय करेंगे। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम समझा, फिर आपका ये डेटा वाला सोर्स का मतलब आइडेंटिफिकेशन किया, फिर आपका ईटीएल डिज़ाइन किया, फिर आपका क्या किया, वेयर हाउस आपका डिज़ाइन किया, और फिर लास्ट में इन सबको टेस्ट किया। ठीक है, लास्ट में इन सबको टेस्ट किया। टेस्ट किस पे करेंगे, इस पे करेंगे, मतलब इसी के हिसाब से ही तो टेस्ट होगा ना, तो टेस्टिंग किया फिर आपका डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका डेटा वेयर हाउस हो गया। ठीक है, वेयर हाउस डेटाबेस क्या होता है, स्टोर हिस्टोरिकल डेटा, ऑप्टिमाइज, ये वही चीज़ लिखा हुआ है, वेरी लार्ज इन साइज। ठीक है, अब मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर क्या होता है? मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जिस आर्किटेक्चर में आपके मल्टीपल प्रोसेसर्स हो। मल्टी प्रोसेसर क्या होते हैं, सीपीयू मान सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल प्रोसेसर आर्किटेक्चर इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट यूज मोर देन वन प्रोसेसर। ठीक है, इट अलाउस पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डेटा एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन डेटा वेयर हाउस सिस्टम। क्या करता है, जब मान लेते हैं एक आपका हेड है, ठीक है, एक आपका हेड है घर में, ठीक है, क्या जो काम करता है, ठीक है, अब मान लेते हैं
कि एक हेड था, ठीक है। अब मल्टीपल प्रोसेसर आ गए, मल्टीपल हेड आ गए कुछ काम को करने के लिए, सेम काम को, तो क्या होगा, आपका काम जल्दी होगा, ठीक है, तेज होगा। जो आपका लोड होगा एक पे, वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा सब में। तो यही कुछ होता है कि मल्टी प्रोसेसिंग का सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर सिस्टम होता है कि मल्टीपल सीपीयू काम करते हैं। वो लोग कुछ मान लेते हैं शेयर रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि कुछ मेमोरी, जैसे कि ये आपका नेटवर्क है और ये आपका मेमोरी है, तो वो क्या करते हैं, सीपीयू की एक मेमोरी हो सकती है या तो इन सब की अलग अलग मेमोरी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि एक आपका एक पूरा गांव है, ठीक है, उसमें मान लेते हैं कि एक जो मेन बंदा है आपका, प्रधान कह लो, ठीक है, तो वो सारा काम करता है या नहीं करता, तो अभी मान लो कि करता है वो, ठीक है। अब क्या होगा कि उसके पास बहुत सारा लोड आ रहा है कि प्रधान जी ये भी करिए, ये भी करवाइए, ये भी करवाइए, ये भी करवाइए, तो वो नहीं हैंडल कर पा रहा है उस आर्किटेक्चर में। तो मल्टीपल प्रोसेसर मतलब मल्टीपल प्रधान जी आएंगे इसमें आर्किटेक्चर में, और वो आपके कई सारे लोग होंगे, उनकी टीम होगी प्रधानों की, ठीक है, वो आपके सारे काम को डिवाइड करके काम करेंगे, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे भी हो सकता है कि वो ऐसा भी कर सकते हैं कि मतलब वो सेम पैसों में, मतलब सेम जो पैसे का आपका एक पैसे का घर है, ठीक है, उसमें से पैसा ले, सेम घर में से आपका पैसा निकाल के गांव का विकास करें। ऐसा भी हो सकता है कि इसका पैसा का घर अलग हो, इसका घर अलग हो, इसका घर अलग हो, मतलब सरकार इन्हें पैसा देती हो, ठीक है, तो अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। तो वो तो रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें आते हैं, तो इसमें क्या होता है, मेमोरी, तो सीपीयू क्या कर सकते हैं, सेम मेमोरी भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग मेमोरी भी यूज कर सकते हैं। तो यही सब हो गया आपका मल्टीपल प्रोसेसर आर्किटेक्चर, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी एंड रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, ये हो गया। अब मैपिंग अ डेटा वेयर हाउस टू अ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर, मतलब डेटा वेयर हाउस को मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर के साथ मतलब जोड़ देना, ठीक है, मैपिंग कर देना, वही कहलाता है आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैपिंग ऑफ अ डेटा वेयर हाउस टू मल्टीपल आर्किटेक्चर मीन्स यूज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर फॉर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स क्यूरी एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम। क्या कह रहा है कि जब आप लोग क्या कर रहे हो, ये डेटा वेयर हाउस था हमारा, बहुत बड़ा चीज़ था, ठीक है, बहुत बड़ा डेटा वेयर हाउस, जिसमें हम हिस्टोरिकल डेटा वो कर रहे थे, ठीक है, क्या कर रहे थे, स्टोर करने के लिए यूज कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, उसका मतलब फ्यूचर में कुछ लेने के लिए आइडिया उसका यूज कर रहे थे, ठीक है, डिसीजन लेने के लिए। लेकिन क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर, अब इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीपल प्रोसेसर्स का यूज कर देंगे, ठीक है, डेटा वेयर हाउस में, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल लोगों का मतलब सीपीयू का यूज करेंगे, तो क्या होगा, आपका हैंडल कर लेगा कॉम्प्लेक्स क्यूरी, मतलब ज़्यादा काम होगा। जो प्रधान जी का रियल वर्ल्ड एग्जांपल था कि मान लेते हैं कि बहुत बड़ा काम है जो वो नहीं अकेले कर पा रहे, तो वो इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, वो मल्टीपल लोग आके आपका उसको जोड़ देंगे, मतलब वेयर हाउस से जुड़ गए, ठीक है, जहाँ पे काम करना था, वेयर हाउस आपका गोडाउन हो गया, ठीक है, और आलू का गोडाउन समझ लेते हैं कि आलू का गोडाउन हो गया, और उनको क्या करना था कि आलू में से कुछ अच्छे आलू निकालने थे और गंदे फेंकने थे, तो अकेले तो वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बहुत सारे प्रोसेसर आए तो वो जल्दी जल्दी उस काम को कर दे रहे थे, ठीक है। तो यही होता है आपका डेटा वेयर हाउस मैपिंग, मतलब मल्टीपल प्रोसेसर के साथ आपका वेयर हाउस को जोड़ देना, मतलब मल्टीपल चीज़ें होंगी, तो उससे क्या होगा, इम्प्रूव स्पीड होगी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हैंडल आसानी से कर लेंगे। तो ये सब आपकी चीज़ें, वही चीज़ आपकी लिखी हुई है, ये एग्जाम्पल लिख सकते हो डेफिनेशन, या ये एग्जाम्पल डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। सिंस डेटा वेयर हाउस से हैंडल मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, जो डेटा वेयर हाउस में होता है वो बहुत बड़ा अमाउंट में डेटा आता है, टेराबाइट्स पेटाबाइट में आता है, मतलब ये बड़ी बड़ी यूनिट्स है जिनमें स्टोर होता है, मतलब मेजर करने का, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स क्यूरीज, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यूरीज आती हैं, और सिंगल प्रोसेसर नॉट सफिशिएंट, एक सिंगल प्रोसेसर उसको अकेला बंदा इसको हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। तो देयर फॉर वी मैप द डेटा वेयर हाउस टू मल्टीपल प्रोसेसर आर्किटेक्चर, मतलब हम मल्टीपल बंदे वाले प्रधान जी वाले को एग्जाम्पल को इसमें मतलब ले रहे हैं, और इससे यूटिलाइज पैरेलल प्रोसेसिंग, तो वो एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एक साथ सारा कुछ काम कर रहे हैं। दिस इम्प्रूव्स क्यूरी परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी, ठीक है। तो ये सब आपका ये एग्जाम्पल हो गया। ये आपका नीड ऑफ मैपिंग क्या पड़ी, तो वही चीज़ है कि टाइम को कम करने के लिए, वर्कलोड को बांटने के लिए, तो ये सब सारा कुछ आपका लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ मैपिंग ये आपके उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, डाटा पार्टीशनिंग, टास्क पैरेललिज्म, क्या है पैरेललिज्म, ठीक है, क्वेरी पैरेललिज्म,
और ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिख दिया। और ये आपका टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर, टाइप्स कितने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, एसएमपी और ये शेयर डिस्क और ये एमएमपी। तो एसएमपी सिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसिंग या शेयर्ड मेमोरी बोला जाता है इसको, ठीक है, सिमेट्रिकल मल्टीपल प्रोसेसिंग या शेयर्ड मेमोरी बोला जाता है। ऑल प्रोसेसर शेयर अ कॉमन मेमोरी एंड डेटाबेस। जो मैंने बताया कि यहाँ पे प्रधान जी क्या थे कि कॉमन रूम शेयर कर रहे थे या कॉमन पैसा जहाँ रखा है उसमें से ले रहे थे या फिर अलग अलग, तो वही चीज़ बताई गई कि और प्रोसेसर, सारे प्रोसेसर एक शेयर कॉमन मेमोरी एंड डेटाबेस दोनों से सेम मतलब कॉमन को ही शेयर करते हैं। और इसमें क्या करता है, ईच प्रोसेसर हैज़ इट्स ऑन मेमोरी, मेमोरी इसका ऑन होता है लेकिन वो शेयर करते हैं आपका डिस्क स्टोरेज सेम यूज करते हैं, ठीक है। ईच प्रोसेसर हैज़ ऑन मेमोरी एंड स्टोरेज, दोनों ही आपका इसके पास अपना सेपरेट होता है, इसके पास शेयर होता है और इसमें एक अपना होता है मेमोरी और एक शेयर्ड वाला यूज करता है, ठीक है। इंटर कनेक्टेड बाय बस, ये बस के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, बस सिस्टम आपने सीओए में पढ़ा होगा। ये इंटर कनेक्टेड बाय नेटवर्क, ये भी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होता है। लिमिटेड स्केलेबिलिटी, मॉडरेट स्केलेबिलिटी एंड हाई स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब आपका किसी सिस्टम पे काम कर रहे हो कुछ, तो उसके आप लोग लोड बढ़ा रहे हो तो वो अच्छे से उसी रफ्तार में तभी भी काम करे तो वो हायर स्केलेबिलिटी होता है, मतलब अच्छे से उस चीज़ को हैंडल कर ले रहा है, ठीक है। तो ये सूटेबल फॉर स्मॉल डेटा मार्ट्स, ये बेस्ट फॉर OLTP क्लस्टर, ठीक है, ये बेस्ट फॉर लार्ज वेयर हाउस। तो ये आपका इतना डिटेल में नहीं पूछता, मैंने इसको बता दिया, आप लोग इसको बस पॉइंट पॉइंट लिख के आ सकते हो, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस सिस्टम एंड डेटा वेयर हाउस, ठीक है। डेटाबेस सिस्टम और डेटा वेयर हाउस आपका क्या होता है, तो डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, इसको OLTP के भी नाम से आता है और ये OLAP के नाम से भी आता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। यूज्ड फॉर डेली ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, मतलब जो डेली की ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होती है उसमें के लिए आपका डेटाबेस यूज होता है, ठीक है। ये डेटा वेयर हाउस यूज फॉर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग इज OLTP, OLTP होती है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है। ये क्या होता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म होता है। OL टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग की टाइप क्या होती है, OLAP होती है, इसमें प्रोसेसिंग की क्या टाइप होती है, OLTP। हैंडल करंट डेटा, डेटा एंड ऑपरेशनल डेटा, ठीक है। जो आपका करंट डेटा मतलब तुरंत डेटा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जैसे मैं अपने दोस्त के पास कुछ पैसे सेंड कर रहा हूँ तो वो डेटाबेस में जाएगा क्योंकि उसमें करंट चीज़ें हो रही है तुरंत वाली। ये क्या कर रहा है, हिस्टोरिकल डेटा को मतलब एक साथ कंबाइन करके उसमें स्टोर कर रहा है, ठीक है। हिस्टोरिकल एंड इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइन करके स्टोर कर रहा है। डेटा इज फ्रिक्वेंटली अपडेटेड, इसमें तुरंत अपडेट होगा। जैसे कि मैंने अपने दोस्त के पास कुछ पैसे भेजे तो उस मेरे बैंक में से तुरंत कटेंगे, उसके बैंक में तुरंत जुड़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, डेटा इज रेयरली अपडेटेड, बहुत कम अपडेट किया जाता है क्योंकि इसमें एक बार स्टोर कर देते हैं तो छोड़ देते हैं, बहुत ना के बराबर कभी कभी हो सकता है कि अपडेट करना पड़ जाए, ठीक है। ये क्या होता है, यूज नॉर्मलाइज टेबल, नॉर्मलाइज मतलब ऐसी टेबल का यूज कर, मतलब डेटा की ऐसी टेबल जिसमें डुप्लीकेट डेटा ना हो कुछ, मतलब डुप्लीकेट, नॉर्मलाइज का मतलब ये होता है कि नॉर्मल फॉर्म में उसे ले आओ डेटा को, जैसे बहुत सारा डेटा है उसमें बहुत सारे डुप्लीकेट डेटा है तो उसको हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइज एक प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से हम लोग टेबल को कुछ अलग अलग टेबल में डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के बाद हमारी डेटा रिडंडेंसी यानी डेटा में जो डुप्लीकेट चीज़ें थी वो रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइज टेबल, यूज नॉर्मलाइज टेबल करता है, मतलब रिडंडेंसी खत्म होने वाली यूज करता है, ठीक है। और इसमें यूज डी नॉर्मलाइज टेबल, ठीक है, ये डी नॉर्मलाइज टेबल भी यूज कर सकता है, ठीक है। ये सिंपल एंड शॉर्ट क्यूरीज के लिए होता है, ये कॉम्प्लेक्स एंड एनालिटिकल क्यूरीज के लिए यूज होता है। यूज्ड बाय क्लर्क एंड ऑपरेटर्स के द्वारा ये यूज किया जाता है। यूज्ड बाय मैनेजर एंड एनालिस्ट, ठीक है। डेटा एनालिस्ट बहुत लोग बनना चाहते होंगे फ्यूचर में, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते होंगे, तो आप लोग क्या करोगे, जो कंपनी का डेटा वेयर हाउस में उसका पुराना डेटा स्टोर रहेगा उसकी हेल्प से आप उनमें से इंसाइट ढूंढोगे। इंसाइट क्या होता है, मतलब कि उसमें से कुछ पैटर्न ढूंढोगे, कुछ ऐसा चीज़ ढूंढोगे जो आपका कंपनी को आगे फ्यूचर में ग्रोथ करने में हेल्प करे, ठीक है। तो आप लोग बन ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, एनालिस्ट बन सकते हो आप लोग, ठीक है।
फोकस ऑन स्पीड ऑफ द ट्रांजेक्शन, इस पे स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन पे फोकस किया जाता है। इस पे क्या फोकस किया जाता है कि फोकस ऑन क्वेरी परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस पे इस पे फोकस किया जाता है। ठीक है, ये आपका यहाँ से डेटा आपका डीबी डेटाबेस सिस्टम और डेटा वेयर हाउस भी खत्म हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका, अब कौन सा टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल। डेटा मॉडल सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा मॉडल क्या होता है। कि डेटा मॉडल एक तरह से, मॉडल क्या होता है, सबसे पहले मॉडल क्या होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी चीज प्रॉब्लम, या मतलब किसी डेटा को आपका कुछ मॉडल, मॉडल आपने सुना है कि मॉडल बनाया मैंने, ये आपका डिजाइन टाइप का, पैटर्न टाइप का बना दिया, तो वो आपका मॉडल होता है। डेटा मॉडल क्या होगा, डेटा का मतलब डेटा का यूज करके मॉडल, डेटा का यूज नहीं मतलब डेटा के हिसाब से मॉडल कुछ ऐसा बना देना कि उसमें कैसे स्टोर हो रहा है डेटा या कैसे क्या कर रहा है, तो वो डेटा मॉडल हो गया। ठीक है, अब मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल क्या होता है कि आपका इसमें क्या होगा कि डेटा जो होगा आपका, ठीक है, वो मल्टीपल डायमेंशनल में होगा। मल्टीपल डायमेंशनल जैसे कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सबसे पहले। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपका वही क्या है, क्यूब। क्यूब आपने देखा है जो खेलते हैं आप लोग, क्यूब, रूबिक्स क्यूब। तो वो कैसा होता है कि उसमें जो ऐसे एक हाइट होती है, विड्थ होगी आपकी, और हाइट विड्थ एंड उसकी क्या होगी, एक मिनट, तीसरा आपका आ गया लेंथ। ठीक है, आपका लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई उसकी, मतलब तीन फॉर्मेट में आपका डेटा उसमें एक तरह से डेटा, उसमें क्या होगा, डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, क्यूब में आपका क्या करेंगे, डेटा स्टोर करेंगे। कैसे स्टोर करेंगे, ठीक, उसका आपका कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से आपका ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा बना लेना आप लोग। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका क्यूब होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डेटा स्टोर रहेंगे इसके, ईच आपके ईच सेल जो आपके एक एक अलग हो जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, कुछ डेटा स्टोर होगा। डेटा कैसे स्टोर होगा, मतलब इसमें मल्टीपल डायमेंशनल, इसका कितना डायमेंशन है, ये तो 3D है ऑनली। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि मल्टी डायमेंशनल में मतलब ये 3D है, लेकिन ठीक है, 2D कौन सा हो गया, 2D आपका सिंपल, ये आपका पेपर हो गया जैसे, तो यहाँ पे मैं कुछ बना दूँ तो ये आपका 2D हो गया। ठीक है, ये हाइट और आपकी हाइट है और विड्थ है, ठीक है, लेंथ है। ठीक है, इसमें कुछ भी मान लो, हाइट मान लो या ऊंचाई मान लो, लंबाई मान लो, चौड़ाई मान लो, मतलब इसमें डेटा जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 ये स्टोर कर दिए, ये 2D में है आपका। ठीक है, 3D में कुछ इस तरीके से मैं बना लेता हूँ, 3D में आपका कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक क्यूब, मतलब इसमें बहुत सारे, इसमें एक मान लेते हैं, ये अभी एक ही है। ठीक है, डाइस आपने देखी है, लूडो छक्का खेलने वाला। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डाइस में मतलब कि वो आपका एक तरह से एक सेल है, लेकिन उस पर हर तरफ कुछ ना कुछ डेटा लिखा हुआ है, तो वो आपका मान लेते हैं 6 आपका साइड है, तो 6 डेटा स्टोर है। ठीक है, तो अब 3D में क्या होगा कि रूबिक्स क्यूब में वैसे कितने सारे चीज़ें डाइस को मिला के मान लेते, तीन तीन का कई सारा पेयर बना के आप लोग उसमें बनाओगे, तो आपका इतना बड़ा क्यूब बन जाएगा। तो उसमें क्या होता है, डेटा मल्टी डायमेंशनल में स्टोर रहता है। कुल मिला जुला के आपको फोकस करना है इसमें कि डेटा मल्टीपल डायमेंशनल में स्टोर रहता है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि एक बार मान लेते हैं कि सिंपल वो चीज़ हो गया, नॉर्मल डेटाबेस में आपका रिलेशनल डेटाबेस होता है, जो आपका ऐसे, जो डेटाबेस हमने अभी पीछे देखा, उसमें आपका डेटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। कैसे, टेबल्स की फॉर्म में। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस में 2D मतलब रो इनटू कॉलम की फॉर्म में, ये आपका रो हो गया, एक एक रो हो गए, ये आपका कॉलम हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। लेकिन मल्टी डायमेंशनल मॉडल क्या होता है, इसी को 3D कर दिया जाए तो ये आपका मल्टी डायमेंशनल मॉडल हो गया। ठीक है, इसको 3D में कर दिया जाए तो ये आपका मल्टी डायमेंशनल मॉडल हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि ये आपका DBMS, जो RDBMS था, उसमें एक्सेल, एक्सेल आपका जानते हो आप लोग, एक्सेल क्या होता है कि डेटा स्टोर करने के लिए, जैसे कुछ लिस्ट आई आपके कॉलेज में, नोटिस निकलता है, तो उनका बच्चों का नाम लिखा होता है, कुछ एज लिखी होगी, कितना फी पेंडिंग है, कि किस सेमेस्टर में, वो सारी चीज़ें लिखी होंगी। ठीक है, लेकिन आपका जो मल्टी डायमेंशनल मॉडल होगा उसमें तो एक्सेल सीट था। ठीक है, सिंपल 2D वाले में 2D वाले में, हाँ 2D मतलब दो चीज़ें होंगी, हाइट और विड्थ, या हाइट या लेंथ
जो भी है, ठीक है। अब मल्टी डायमेंशनल में क्या होगा, जिसमें कि ये 2D नहीं होगा, इसमें ज़्यादा चीज़ें होंगी। किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, जैसे कि आपका टाइम से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी कि इतने टाइम्स में आपका इतने किलो ये वजह, मतलब इतने टाइम में इस लोकेशन पे इतनी आपकी बिक्री हुई है, ठीक है। इतने टाइम पे 2 तारीख में मुंबई में आपका 5K का आपका सेलिंग हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे को कुछ रिप्रेजेंट करना होगा कि मुंबई में 2 तारीख में और 5K का आपका वो हुआ है क्या, बिक्री हुई है। तो ये तो मैं ऐसे सिंपल 2D में भी कर सकता हूँ, लेकिन 3D में इस चीज़ को, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना वेयर हाउस में स्टोर करने के लिए, तो उसको मल्टीपल डायरेक्शन में स्टोर किया जाता है, मल्टीपल डायमेंशनल में, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है, मल्टीपल डायमेंशन डेटा मॉडल बोला जाता है, ठीक है। अब मल्टीपल डेटा, मतलब ये जो होता है मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल, वो क्यूब पे काम कर रहा है, जो हमारा रूबिक्स क्यूब था। तो क्यूब के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो डायमेंशन हो गई और एक होता है आपका फैक्ट, ठीक है। डायमेंशन और दूसरा फैक्ट। फैक्ट को और क्या बोलते हैं, मेजर बोलते हैं, मेजर, ठीक है। मेजर मतलब किसी चीज़ का मापना या चीज़ है जो मापी जा सके, जैसे कि कुछ अमाउंट हो सकता है, सेल्स अमाउंट, या कुछ क्वांटिटी हो सकती है, वो आपकी क्या हो जाएंगी, फैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। क्यूब आपका 2 चीज़ों से बन के मिल के बना होता है, पहला फैक्ट, दूसरा डायमेंशन। फैक्ट में क्या स्टोर होता है, मेजर, मतलब मापने वाला, जो चीज़ें हमें मेजर करनी होती है। जैसे कि हमें मान लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, कि कितने रुपए का हमारा सेल हुआ, ठीक है। वो चीज़ आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है, मेजर में, ठीक है। आपका इसमें फैक्ट में आ जाएगा जो चीज़ हमें मेजर करनी है, जैसे सेल्स अमाउंट हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्वांटिटी हो सकती है, कितना माल आया कितना नहीं आया, मतलब जो न्यूमेरिक फॉर्म में हो, जो कैलकुलेशन जिसका करना हो, वो ये हो गया। और ये चीज़ें क्या होंगी, डायमेंशन, जिसके बेसिस पे हमें करना होगा, ठीक है। जिसके बेसिस यानी, मतलब मान लेते हैं कि हमें हमें सेल्स अमाउंट मालूम करना है, किसके बेसिस पे, कि टाइम कितना था, ठीक है। टाइम मतलब किस टाइम पे कब बिका, ठीक है। किस टाइम पे बिका, कितने रुपए का बिका, ठीक है। मतलब कितने रुपए का बिका, तो ये तो कैलकुलेशन हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू। और किस टाइम पे बिका, ये आपका डायमेंशन हो गया। या लोकेशन पे, मतलब किस जगह पे बिका, डी मार्ट का हमने एग्जांपल लिया कि डी मार्ट का इतने रुपए का सेल हुआ, ठीक है। कहाँ बिका, ये इसमें आ जाएगा। कितने टाइम पे बिका, ये इसमें आ जाएगा। प्रोडक्ट कौन सा बिका, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये वो चीज़ें होती है जिनके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं, और ये जो हमें कैलकुलेट करना होता है वो आपका फैक्ट या मेजर होता है, और ये आपका डायमेंशन है जिनके बेसिस पे हम इस चीज़ को परफॉर्म कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका मल्टी डायमेंशनल डाटा मॉडल होता है, जिसमें मल्टीपल डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। क्यूब की फॉर्म में ये डेटा को स्टोर करता है, और क्यूब में ये भी होता है और ये होता है, ठीक है। ये आपके नीचे वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 2 चीज़ें मेन बातें याद रखनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, क्या है, फैक्ट, वही बताया गया फैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो स्टोर न्यूमेरिकल और मेजरेबल डेटा, एग्जांपल के लिए सेल्स अमाउंट, क्वांटिटी सोल्ड, प्रॉफिट, ये सब आपका ये चीज़ हो गया। अब ये क्या करता है, फैक्ट क्या करता है आपका, फॉरेन की को मतलब फॉरेन कीज ऑफ डायमेंशनल टेबल, ठीक है। ये आपका इसमें डायमेंशन टेबल में आपकी कुछ कीज होती है, प्राइमरी की होती है, जो इस फैक्ट टेबल में आपका स्टोर रहेंगी, किस नाम से, फॉरेन की। फॉरेन की हमने डेटाबेस में कॉन्सेप्ट कर रहा था कि जब एक मतलब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में पाई जाती है, तो वो उस टेबल की फॉरेन की कहलाती है, ठीक है, जो 2 टेबलों को कंबाइन करती है। तो ये जो ये फैक्ट वाली टेबल होगी आपकी क्या रखेगी, फॉरेन की रखेगी, इस वाले की, ठीक है। डायमेंशन टेबल क्या होता है, एट्रीब्यूट ऑफ डायमेंशन, ठीक है। स्टोर डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन नाम दिया गया है, जो जिनके बेसिस पे हम लोग फाइंड कर रहे थे ये कैलकुलेशन, ठीक है। हेल्प्स इन डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस में हेल्प होता है, ये तो दोनों ही चीज़ें हेल्प करती हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। टाइम, प्रोडक्ट, लोकेशन, ठीक है। तो ये आपका डायमेंशनल टेबल के एग्जांपल हो गए। टाइम की बेसिस पे हम लोग सेल्स अमाउंट निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट की बेसिस पे हम लोग सेल्स अमाउंट निकाल सकते हैं, लोकेशन के बेसिस पे हम लोग सेल्स अमाउंट निकाल सकते हैं कि किस लोकेशन पे कितना हुआ है, किस सिटी में हुआ, किस स्टेट में हुआ है, तो ये सब, ठीक है।
डेटा क्यूब्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो डेटा क्यूब कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेटा रिप्रेजेंटेड एज ए क्यूब। वही इसमें जो मैंने बताया मल्टीपल डायमेंशन में यूज होता है, तो इसमें आप लोग डेटा क्यूब कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते, वही मतलब वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। डेटा रिप्रेजेंटेड एज अ क्यूब, ईच साइड ऑफ द क्यूब इज डायमेंशन, ठीक है, हर एक साइड आपका क्यूब का एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ईच सेल कंटेन फैक्ट वैल्यू, जो ईच सेल है, जैसे कि ये आपका क्या होगा, ये क्यूब होगा, ठीक है, तो ये आपका क्यूब बन गया, ठीक है। अब इस क्यूब में क्या है कि ये आपका एक सेल होगा, ये तीनों मिलके आपका एक सेल बनाएंगे, ठीक है। तो ये सेल क्या करेगा, सेल कंटेन फैक्ट वैल्यू, ठीक है, सेल क्या करेगा, आपका फैक्ट वैल्यू को कंटेन करेगा, ठीक है। ईच साइड ऑफ क्यूब इज अ डायमेंशन, जो ये एक क्यूब की है, ये इस साइड की भी कुछ एक डायमेंशन होगी, इस साइड की भी अलग डायमेंशन होगी, इस साइड के ऊपर की चीज़ अलग डायमेंशन को शो करेगा, इस साइड की चीज़ अलग डायमेंशन को करेगा, ठीक है। तो ये फैक्ट वैल्यू कौन सी हो सकती है, जैसे कि मुझे क्या करना है कि मुझे वो सेल्स अमाउंट पता करना है, तो इसमें सेल्स अमाउंट आ गई किसके बेसिस पे, टाइम, इधर इधर सब आपका टाइम दिया हुआ है कि ये 2026 2027 2028 इस बेसिस पे, इधर क्या दिया, लोकेशन के बेस पे वही चीज़ दिया हुआ है, इधर क्या दिया है कि किस टाइम पे बिका, ठीक है, जनवरी में बिका, फरवरी में बिका, तो वो सारी चीज़ें आपकी डायमेंशन में शो होंगी, और आपका यहाँ पे डेटा वो जो फैक्ट वैल्यू होंगी, सेल कंटेन करेगा फैक्ट वैल्यू को, जो न्यूमेरिकल डेटा स्टोर या कैलकुलेट करना होगा, तो वो इस चीज़ को कैलकुलेट करेगा, और हर एक साइड आपका उसको शो करेगी। जैसे कि ऐसे आप लोगों ने पढ़ा है ना क्या, कि ये ग्राफ आपने पढ़ा होगा कि मेरे को मान लेते हैं यहाँ पे 10 1 2 3, ठीक है, ये 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे, ये कितना है 60 मार्क्स 70 मार्क्स और 90 मार्क्स, ठीक है। तो एक ये है क्या है, ये हावर्स है, ठीक है, हावर्स है आपका, और ये क्या है, मार्क्स है, ठीक है। कोई स्टूडेंट आपका, ये मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स, कोई स्टूडेंट के 6 घंटे पढ़ता है तो कितने मार्क्स आए, मान लेते हैं उसके 70 मार्क्स आए, ठीक है। कोई स्टूडेंट 10 घंटे पढ़ता है तो उसके 90 मार्क्स है, ठीक है। तो ये सिर्फ 2D डायमेंशन है, 2D मतलब दो चीज़ों पे, मार्क्स और टाइम पे बेस है, ठीक है। अब मैं बोल दे रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट 2 घंटे पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, और रात के टाइम पढ़ता है, तो उसके कितने मार्क्स है। अब इसमें कितनी सारी फैक्ट जुड़ गई आपकी, मतलब डायमेंशन जुड़ गई। एक तो घंटे भी कितना पढ़ रहा है, कहाँ पे पढ़ रहा है, घर पे पढ़ रहा है या स्कूल पे पढ़ रहा है, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए 2D नहीं, आपका क्यूब फॉर्मेट या मल्टीपल डायमेंशन, ये तो 3D हो गया, अब मल्टीपल डायमेंशनल में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो वही होता है आपका मल्टी डायमेंशन का कॉन्सेप्ट, और वही क्यूब में आपका आ जाता है। इसके अंदर ईच सेल है, ठीक है, इसके अंदर मान लेते हैं ये आपका एक, अब ये एक क्यूब हो गया, अब ऐसे ही दूसरा क्यूब भी मिलाते हैं, तीसरा क्यूब भी बनाते हैं, ठीक है, फिर 3 इधर भी लगाते हैं, 3 इधर भी लगाते हैं, 3 नीचे भी लगाएंगे, वैसे ही आपका इतना बड़ा फिर से बना देंगे उसका, फिर उनको कंबाइन करके फिर बड़ा उसको, समझ रहे हो मेरी बात को ना। ये आपका जैसे कि ये एक क्यूब हो गया, अगर आप लोग 9 क्यूब को मिला के, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 दूना 18 9 3 27 27 क्यूब को मिला के फिर से ऐसे मतलब ऑर्गेनाइज वे में रख दोगे, तो आपका फिर से एक बड़ा क्यूब बन जाएगा, है ना। तो वैसे ही मल्टीपल डायमेंशन में आपका डेटा स्टोर होता है, इसी को कॉन्सेप्ट होता है आपका डेटा क्यूब, डेटा क्यूब कॉन्सेप्ट यही होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, डायरेक्ट मैंने अपने लैपटॉप को ही उल्टा कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो ये है आपका कुछ ऐसा क्यूब, मैंने क्या बताया, क्यूब कुछ ऐसा क्यूब है, ठीक है। अब ये इसी को कई सारे को मिला के आपका ऐसा भी तो बना है, ये छोटा वाला जो छोटे छोटे बने हैं वो भी आपको ऐसे ही मिला के बने होंगे, तो ये आपका एक तरह से क्यूब इस फॉर्म में, मतलब डेटा आपका स्टोर रहता है, ठीक है, डेटा इस फॉर्म में आपका स्टोर होता है, तो इसी को बोला जाता है आपका क्यूब फॉर्मेट। ये रहा आपका, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ये आपका क्या आ गया, सॉरी ये क्या आ गया, तो ये आपका क्यूब फॉर्मेट में डेटा है, ठीक है, कि ये देख सकते हो कि ब्रांच के बेसिस पे डायमेंशन हो गई, ये आपका क्या है, आइटम टाइप, कौन सा आइटम लेना है, ठीक है, उसके बेसिस पे, ये कौन से साल में बिका है उसके बेसिस पे आपका ये वैल्यूज़ आई हैं, तो यही आपका क्यूब का कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्यूब का कॉन्सेप्ट होता है, इस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, तो उसी को बोला जाता है डेटा क्यूब ऑपरेशंस, ठीक है, डेटा क्यूब्स ऑपरेशंस होते हैं। तो ये आपका सिंपली ये डिसाइडिंग, ड्रिल डाउन,
और रोल अप और स्लाइसिंग और पिवोट, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशन होते हैं, इसको ऑपरेशन को मैंने लिख रखा है यहाँ पे, तो ऑपरेशन को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। या इसे ओलैप ऑपरेशन, OLAP, ठीक है, OLAP ऑपरेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका OLAP ऑपरेशन। रोल्ड अप समराइज डेटा, ठीक है, समराइज करता है डेटा को। रोल्ड अप मतलब कि समराइज करना, ठीक है। जैसे डे था तो उसको कंबाइन करके बहुत सारे डेटा को मंथ में मतलब दे दिया, ठीक है, पूरे डेटा में। फिर उसके बाद क्या आता है, ड्रिल डाउन मतलब डिटेल डेटा, मतलब ईयर था डेटा का, उसमें मंथ में जाएगा, उसमें डिटेल मतलब डिटेल खोल देगा और डेटा को, ठीक है। इसको जूम करके और छोटा छोटा इसमें और बने होंगे उसको देगा। स्लाइस सेलेक्ट वन डायमेंशन वैल्यू, ठीक है, वन डायमेंशन वैल्यू को स्लाइस बोला जाता है, ठीक है। फिर क्या कहेगा, डाइस सेलेक्ट मल्टीपल डायमेंशन वैल्यू को आपका डाइस बोला जाता है, ठीक है, डाइस बोला जाता है। पिवोट रोटेट डेटा व्यू, ठीक है, डेटा को रोटेट करके मतलब देखना, तो उसको पिवोट बोला जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ स्कीमास आते हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्कीमास फॉर मल्टी डायमेंशनल मॉडल, ठीक है। तो इसमें कुछ 3 टाइप के स्कीमा आते हैं। तो सबसे पहले स्टार स्कीमा होता है, फिर आपका दूसरा होता है स्नोफ्लैक स्कीमा, तीसरा आपका होता है फैक्ट तो ये फैक्ट कॉन्स्टेलेशन स्कीमा है। आपको मेरे को मतलब ये मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, तो आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है। कॉन्स्टेलेशन मतलब स्कीमा है, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं बोल नहीं पाया, कोई बात नहीं, आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो हमने पढ़ा था क्या, फैक्ट टेबल और डायमेंशन, ठीक है। फैक्ट और डायमेंशन हमने पढ़ा था, इसके मल्टी डायमेंशन के डेटा मॉडल के 2 चीज़ें मेन कंपोनेंट में। तो फैक्ट टेबल क्या होता है, फैक्ट टेबल आपका न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है, हमने पढ़ा था। और ये क्या होता है, ये क्या करता है, डायमेंशन मतलब जो उसके डायमेंशन बेस्ड पे चीज़ें होती है उनको ये आपका स्टोर करता है। तो ये एक बार पढ़ लेते हैं, वन फैक्ट टेबल कनेक्टेड टू मल्टीपल डायमेंशन टेबल, ठीक है। वन फैक्ट टेबल, ये एक फैक्ट टेबल होती है इसमें, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाले में भी एक होती है, इसमें भी स्नोफ्लैक में। और ये फैक्ट कंसल्टेशन में वाले में भी आपकी मल्टीपल इसमें हो सकती हैं फैक्ट टेबल, ठीक है। तो इसमें एक ये हो गई और मल्टीपल ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। वन टेबल कनेक्टेड मल्टीपल डायमेंशन टेबल, सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसमें, फास्ट क्वेरी परफॉर्मेंस होती है, कंटेनिंग ओनली वन फैक्ट टेबल एंड मल्टीपल डायमेंशन टेबल, ईच डायमेंशनल टेबल हैज़ यूनिक प्राइमरी की, फैक्ट टेबल कंटेन फॉरेन की फॉर ईच डायमेंशन टेबल, ठीक है। तो इसके पास क्या होती है, सिंपली आपको ये डायग्राम याद रखना है, और इसके पास प्राइमरी की होगी इसकी यूनिक, ठीक है, इसकी भी प्राइमरी की यूनिक होगी, इसकी भी प्राइमरी की यूनिक होगी, इसकी भी यूनिक होगी। प्राइमरी की क्या होती है, जो आपका यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। जैसे आपके क्लास में 4 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें से 2 का नेम क्या है, अभिषेक है, ठीक है, 2 का नेम अभिषेक है, ठीक है। तो उसके फादर किसी के मतलब किसी एक बच्चे के फादर आए अभिषेक के, उसने बोला कि अभिषेक को जाओ बुला के लाओ, ठीक है। अब कोई प्यून आया और बोला अभिषेक तुम्हारे फादर आए हैं, ठीक है। तो ये अभिषेक ये भी रहेगा ये भी रहेगा, तो वो बोले कौन से मतलब किसको बुलाया, तो वो प्यून बताएगा कि हाँ तुम्हारे फादर का ये नाम है, या उनका मतलब ये तो ये चीज़ें, या रोल नंबर के हिसाब से, ठीक है। उसके फादर बता देंगे या प्रिंसिपल बता देगी कि इस वाले रोल नंबर का अभिषेक को बुलाओ। तो ये क्या कर रहा है, प्यून रोल नंबर बोलेगा तो वो आसानी से पहचान में आ जाएगा कि कौन से अभिषेक को बुलाना है। तो वही प्राइमरी की कॉन्सेप्ट होता है कि प्राइमरी क्या हो गई, वो रोल नंबर हो गया, ठीक है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे। यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब मल्टीपल स्टूडेंट थे, उसमें से यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये वाले अभिषेक को बुलाना है, तो वही आपका प्राइमरी की होता है। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की जो ये प्राइमरी की है, इसमें यही जो इसमें रोल नंबर आपका ये एक तरह से डेटाबेस होगा या मॉडल होगा जिसमें डेटा स्टोर है, तो इसमें जो प्राइमरी की है वही चीज़ इसमें रोल नंबर वाला चीज़ इसमें आपका रोल नंबर का भी एक कॉलम हो या एक सेक्शन हो, तो वो इसमें क्या बोला जाएगा, फॉरेन की बोला जाएगा। और इन दोनों को मतलब कनेक्ट कर दिया जाए तो ये कनेक्ट करता है फॉरेन की। फॉरेन की किस लिए यूज होता है, कंबाइन करने के लिए 2 टेबलों को, ठीक है। तो इसमें एक सबकी एक एक प्राइमरी की होगी, और इसके पास क्या होंगी, उसी जो प्राइमरी की सबके पास 4 होती, तो चारों की यहाँ पे 4 फॉरेन कीज होंगी, ठीक है। यहाँ पे कीज मतलब कि कई सारी है, मतलब कि इन सब की जितनी भी प्राइमरी की होंगी वो ये फैक्ट टेबल आपका स्टोर करेगा फॉरेन की के रूप में, ठीक है।
तो सिंपली यही मतलब है कि एक प्राइमरी की हर एक डायमेंशन के पास होगी, और फॉरेन की इसके पास होगी, जो चारों चीज़ें चारों में की प्राइमरी की होगी वो इसमें एज ए फॉरेन की स्टोर होगी। और इस ये एक ही होता है स्टार वाले स्कीमा में, और ये डायमेंशन आपके मल्टीपल डायमेंशन हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें पांचवा पॉइंट है जो आता है फैक्ट टेबल आर नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। फैक्ट टेबल आर नॉर्मलाइज, ये फैक्ट टेबल आपके नॉर्मलाइज होते हैं। नॉर्मलाइज यानी नॉर्मलाइज हमने अभी पीछे बात किया था कि नॉर्मलाइज एक प्रोसेस होती है जिसमें डेटा रिडंडेंसी को रिमूव किया जाता है बाय अप्लाइंग सम स्पेसिफिक रूल, ठीक है। कुछ रूल्स अप्लाई किए जाते हैं डेटा पे, और वो क्या कर देता है, डुप्लीकेट उसमें डेटा होता है तो वो रिमूव हो जाता है, तो वही नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है। तो फैक्ट टेबल इसमें क्या होती है, नॉर्मलाइज होती है, मतलब इसमें ए दो बार रिपीट नहीं होगा, इसमें बी होगा सी होगा, ठीक है। दो बार ए नाम के कुछ मतलब सेम डेटा नहीं आएगा, ठीक है। और डायमेंशनल टेबल क्या होता है, इसमें सेम नेम के चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। इसमें दो चीज़ें सेम नेम की आ सकती है, इसमें भी आ सकती है, तो ये नॉर्मलाइज नहीं होता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका इसका स्टार स्कीमा का। 5 पॉइंट बता दिए इसके। एक ये होती है फैक्ट टेबल, ये मल्टीपल ये हो सकते हैं डायमेंशन टेबल। डायमेंशन टेबल के पास आपके प्राइमरी की होती है हर एक के पास, और इसके पास क्या होती है, जो सारे डायमेंशनल टेबल है वो आपके क्या कर रहे हैं, जो भी प्राइमरी की स्टोर प्राइमरी की है वो इसमें एज अ फॉरेन की सारों की स्टोर होगी, ठीक है। और इसमें फैक्ट टेबल नॉर्मलाइज होता है और डायमेंशनल टेबल आपके नॉर्मलाइज नहीं होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका स्नोफ्लॉक स्कीमा, ठीक है। स्नोफ्लॉक भी स्कीमा भी आपका सेम उसी की तरह है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें नॉर्मलाइज्ड कैसे किए थे। नॉर्मलाइज्ड की कंडीशन एक बार मैं बता देता हूँ कि नॉर्मलाइज जैसे कि कुछ ऐसे टेबल होती है, ठीक है। ये टेबल में एक बार मैं आपका डीबीएमएस का नोट्स निकाल लेता हूँ, तो देख सकते हैं ये मैं एग्जांपल खोज के ला चुका हूँ, ठीक है। यह बना लिया है मैंने एग्जांपल। तो नॉर्मलाइज यानी मैंने बताया कि डेटा रिडंडेंसी है, जैसे कि ये प्राइमरी की आपकी 1 है इसमें, ठीक है। ये आपका 1 जो है आपका प्राइमरी की 101 लिखा है, ठीक है। मतलब ये 2 बार आप बेसिकली ये मतलब समझ जो 2 बार ये डेटा आपका लिखा हुआ है डेटाबेस में, ठीक है। अब मेरे को मालूम करना है कि राहुल बताओ जो डीबीएमएस पढ़ता है, या मतलब ये 2 नाम हैं और 2 काम अलग अलग हैं इसमें, पर दोनों मतलब 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि इन एक टेबल है पूरी, इसको आप लोग कन्वर्ट कर देते हो मल्टीपल छोटी छोटी टेबल्स में। जैसे कि ये आपका एक टेबल बन गया स्टूडेंट टेबल, और दूसरी टेबल में आपका ये कोर्स टेबल, आपका दूसरा आपका ये वाला जो आपका ये पार्ट है ये आपका कोर्स टेबल दूसरी टेबल बन गया। ये 2 टेबल में मतलब एक पूरी वैल्यू थी, ठीक है, उसको नॉर्मलाइज करके 2 टेबल में तोड़ दिया गया, तो हमारी रिडंडेंसी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल सा आइडिया आपको यही समझना है कि 2 टेबल थी उसमें मतलब एक टेबल थी पूरी, उसमें रिडंडेंसी थी, डुप्लीकेट डेटा थे, ठीक है। आपका ये डुप्लीकेट डेटा था, अब इसको तोड़ा हमने 2 टेबल्स में, तो वो डुप्लीकेट डेटा खत्म हो गया। देख सकते हैं ये राहुल एक ही बार अब आ रहा है, और ये सब्जेक्ट भी मतलब ये 2 बार मतलब सब्जेक्ट भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंपली ये 2 टेबल में टूटने के बाद आपका ये आसानी से नॉर्मलाइज फॉर्म में आ गया। तो वही चीज़ इसमें भी होता है कि जो आपका ये मेन टेबल है डायमेंशन टेबल, वो मल्टीपल छोटे छोटे टेबल्स में टूट सकता है, ठीक है। आपका जो मेन टेबल है वो छोटे छोटे डायमेंशनल टेबल में आपका टूट सकता है, और उसके बाद ही मतलब ये वो स्नोफ्लॉक स्कीमा में भी मतलब यही चीज़ होता है कि ये जो डायमेंशन टेबल था वो छोटे छोटे पार्ट में टूट गया। मतलब इसमें से इसने 4 तो उसमें देखे थे हमने, ठीक है। अब इसमें से ये 2 डेराइव्ड हो गए, फिर इसमें से और भी चाहे तो 2 हो सकते हैं, फिर उसमें एक आएगा, फिर उसमें से भी 2 हो सकते हैं। तो ऐसे मतलब एक स्टार टाइप का शेप बन रहा है, ठीक है। आपका स्नोफ्लॉक मतलब जो ओस की बूंदें होती है उस टाइप का आपका वो पानी की बूंदें होती है उस टाइप का आपका इसका नाम ही है स्नोफ्लॉक, ठीक है। तो उस टाइप का आपका कुछ स्ट्रक्चर बनना है। मतलब ये जो मेन टेबल थी आपकी, ये इसमें 2 टेबल्स में मान लेते टूट गई, अभी तो ये एक में ही टूटी, ठीक है। फिर ये और एक में टूटी, फिर वो भी अकेले और एक में टूटी, मतलब उससे डेराइव्ड हो रही है। मतलब इसमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन एक तरह से आ गया। जैसे ये आपका पूर्वज हो गए, ये आपके फादर हो गए, ये आपके अंकल हो गए, अब अंकल के 2 लड़के हैं, ये आपके फादर के एक आप लड़के आप हो गए, फिर आपका कोई लड़का होगा, फिर उसका कोई लड़का होगा। तो इस तरीके से मतलब पूरा हायरार्की स्ट्रक्चर टाइप में ये चारों तरफ बढ़ता जाता है। तो सिंपली इसमें वही चीज़ है, सेम उसके जैसा ही है, बस इसमें क्या होता है कि ये आपकी जो डायमेंशन टेबल थी उसमें क्या थी,
डायमेंशन टेबल आपकी नॉर्मलाइज नहीं थी, ठीक है। फैक्ट टेबल नॉर्मलाइज थी, ठीक है। फैक्ट टेबल्स आर नॉर्मलाइज्ड। इसमें क्या था कि आपका फैक्ट और फैक्ट टेबल नॉर्मलाइज थी और आपकी डायमेंशन टेबल नॉर्मलाइज नहीं थी। लेकिन इससे नेक्स्ट वाले में क्या है कि आपकी ये तो नॉर्मलाइज ऑलरेडी रहेगी, लेकिन ये भी आपकी नॉर्मलाइज्ड हो जाएगी। नॉर्मलाइज्ड यानी कि मतलब मल्टीपल, एक टेबल थी उसमें डुप्लीकेट डेटा था तो वो मल्टीपल डेटा में मल्टीपल टेबल में आपकी डिवाइड हो जा रही है, जिससे कि आपका रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेसी खत्म हो जा रही है, तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ है कि एक टेबल है वो आपकी दो टेबल में टूट जा रही है, या आप मन करेगा तो ये अगर दो से नहीं काम चल रहा है, रिडंडेंसी खत्म नहीं हो रही है, तो ये तीसरे में भी यहाँ पे टूट जाती, ठीक है। फिर ये और आगे जाके टूटती, फिर उसके जरिए मतलब ऐसे ऐसे आपका चलता जाता। तो बस यही मेन फ़र्क है उसमें, ठीक है। और उसमें वो फ़र्क था, इसमें ये फ़र्क है, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, स्टोरेज एफिशिएंसी बढ़ती है। कैसे स्टोरेज एफिशिएंसी बढ़ती है, मैं सोच में शुरुआत में पड़ गया था कि हाँ इसमें तो मल्टीपल टेबल्स में टूट रही हैं, तो तब तो टेबल ज़्यादा जगह घेर रही होंगी ना। नहीं, कैसे टेबल ज़्यादा जगह नहीं घेर रही होंगी, इसमें जो डेटा डुप्लीकेट था, ठीक है, डुप्लीकेट डेटा था वो अब रिमूव हो गया, ठीक है। जैसे एक बंदे का नाम इसमें 20 बार था, तो वो अब 20 बार से रिमूव हो गया, वो एक ही बार रहेगा इसमें। इन तीनों में अगर टूटा कुछ ना कुछ तो वो एक ही बार रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या हुई, आपकी स्टोरेज एफिशिएंसी बढ़ गई, मतलब अब 20 बंदों का आप अलग अलग डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्यूरी स्पीड, मतलब इसमें जो टाइम लेगा वो थोड़ा आपका स्लो, मतलब ये स्लो काम करेगा, क्योंकि आपका इसको बनाने में, आपका तोड़ने में कुछ तो टाइम लगेगा ना। तो ये आपका टाइम एफिशिएंसी में आपका लो होता है और स्टोरेज कैपेसिटी में हाई होता है। सेम उसके जैसा होता है आपका, ठीक है। एक फैक्ट टेबल होता है, उसमें भी एक फैक्ट टेबल था, और ये मल्टीपल, ये डायमेंशन टेबल हो सकते हैं। और इन डायमेंशन टेबल आपकी फर्दर इसमें नॉर्मलाइज्ड होती हैं, और उसमें क्या था कि नॉर्मलाइज नहीं था, ठीक है। दो वही मेन डिफरेंस है, ठीक है। ये उसी का मॉडिफाई वर्जन या एक्सटेंड वर्जन कहा जा सकता है, ठीक है। स्नोफ्लॉक स्कीमा इज अ डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग टेक्निक वेयर डायमेंशन टेबल आर नॉर्मलाइज इनटू मल्टीपल रिलेटेड सब टेबल। वही आपका डेटा टेबल्स, जो डायमेंशनल टेबल है वो मल्टीपल सब टेबल्स में आपका डिवाइड हो जाते हैं, नॉर्मलाइज, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से भी ख़त्म हो गया। ये आपका वही चीज़ लिखा है, टाइम स्टोरेज कैपेसिटी और क्वेरी जो यहाँ पे लिखा हुआ है आसान भाषा में वही है, ठीक है। फैक्ट कंसल्टेशन, ठीक है। फैक्ट कंसल्टेशन जो भी है, स्कीमा इसको देख लेते हैं। इसको गैलेक्सी स्कीमा के नाम से भी जाना जाता है। फैमिली ऑफ स्टार, जो हमने ये स्टार देखा था, स्टार, ये स्टार स्कीमा था। अब इसी के दो दो 3 4 5 इधर भी मान लेते हैं, इधर भी कुछ जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे इसको जोड़ दो, यहाँ पे भी एक फैक्ट टेबल बना दी और उसमें ऐसे जोड़ दी। तो इसमें जो क्या होगा कि इसमें मल्टीपल फैक्ट टेबल हो सकती हैं, फैक्ट टेबल मल्टीपल हो सकती हैं, और आपका डायमेंशन भी मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, मोर कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन होता है। वह मल्टीपल फैक्ट टेबल होता है, मल्टीपल डायमेंशनल टेबल हो सकते हैं, फैमिलीज ऑफ स्टार कही जाती है ये, ठीक है। तो इसके बारे में इतना डायग्राम आप लोग देख लेना और ये लिख लेना। मेन आपका ये स्नोफॉल और स्टार स्कीमा है, ठीक है। तो ये पूरी यूनिट आपकी ख़त्म होती है। थोड़ा सा मैंने शुरुआत में आपको धीरे धीरे पढ़ाया, तो मेरा मेन मोटिव होता है कि आपको समझा देना, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं तुरंत ये, अगर आपको पढ़ाना होता बस, तो मैं इसको आपको मुश्किल से, मेरे को लग रहा है 20-25 मिनट में पूरा पढ़ के ख़त्म कर देता और समझा देता वैसे जल्दीबाजी में। तो मेरा मेन मोटिव होता है आपको कि अच्छे से समझा देना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको जो इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ये आपको एग्ज़ाम में नहीं याद रहेंगी, मुझे भी पता है। आप अपने नोट्स बनाओगे, की पॉइंट्स याद करोगे, वही याद होने हैं, वो मुझे भी पता है। और आपको क्या चीज़ याद आएगा, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो आपको बार बार उसे रिपीट करवा रहा हूँ, बार बार उसे ही एग्जाम्पल को बार बार उसे रिपीट करवा रहा हूँ, तो वही आपको याद रहेगा। अगर आपको स्पीड, मतलब ये अगर इशू आता है कि इतनी लंबी लेक्चर हो गई, तो आप 1.5 गुना पे स्पीड कर लीजिए, 2 गुना पे आप 2x पे स्पीड पे देखिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से समझ में आएंगी। तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो जल्दी ही नेक्स्ट यूनिट लाते हैं, क्योंकि आपकी बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि हाँ लाइए सर, प्लीज़ मना मत कीजिए। तो मैंने ये पढ़ा और मैंने ये बनाया नोट्स, ठीक है। तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब करवा देना यार।
अदर डिवाइस, आपके पास अगर कई सारे डिवाइसेस हो तो उनसे भी सब्सक्राइब करवा सकते हो, क्योंकि हमारा अब 1K पहुंचने वाला है। तो 1K हो जाने में मतलब मोटिवेट हम भी हो रहे हैं कि हाँ चलो 1K होने वाला है तो होने वाला है, तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा हूँ इस पर, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो लाते हैं।